हेलो नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। याद रखेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो यूपी टेट में जो पर्यावरण अध्ययन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है कि आपका प्रदूषण। याद रखेंगे, ये टॉपिक जो है ना प्रदूषण का, इससे ज़्यादा पर्यावरण अध्ययन में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। कहाँ से? तो प्रदूषण से बनते हैं। जितने भी प्रदूषण से रिलेटिव आज तक के प्रश्न बने हैं जो आपके यूपी टेट में, चाहे 11 का हो, 13 का हो, 14, 16, 17, 18, 19, जितने आपके यूपी टेट आज तक कंडक्ट कराए गए हैं आयोग द्वारा, सारे प्रदूषण के हम प्रश्न आज आपको एक ही वीडियो में लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि कैसे प्रश्न बने हैं। और याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको बता दूं कि 2011 में कोई साल का प्रश्न बना और वही प्रश्न आपका कैसे रिपीट हुआ है या उसी प्रश्न को कैसे दूसरे तरीके से पूछा है, सब चीज़ों को कवर करेंगे। और पर्यावरण में एक ऐसा भी टॉपिक नहीं बचेगा जो आप लोग उसको कवर न कर पाएँ। और ऐसा कोई भी आगामी एग्जाम जो, जैसे कि आप लोगों को पता है 2026 जनवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत मददगार होगी। ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न जो बना है 2011 में। याद रखेंगे, हर साल के हम प्रश्नों को देखेंगे और यही प्रदूषण से आपका 2011 का बना हुआ पहला प्रश्न है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, यही बताना है। तो विश्व उष्मायन के लिए कौन सा कारक है? वाहनों से निकली गैसें हैं दोस्तों, कि पेड़ पौधों से निकली गैसें हैं, कि आपका भट्टियों से निकली गर्म हवा है, कि आपकी रसोई गैसें हैं? तो याद रखेंगे, विश्व उष्मायन जिसको आप लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। याद रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आपको उत्तरदायी है वह है, याद रखेंगे, इसमें आपका वाहनों से निकलने वाली गैसें हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आया कैसे सही होगा ये बताते हैं। याद रखेंगे, विश्व उष्मायन का मतलब है, याद रखेंगे, अपने वायुमंडल के गर्म से, ठीक ना, वायुमंडल के गर्म से। आप सबसे पहले देखेंगे जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं और यह तापमान में बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, आपको ये भी पता है। तो यह प्रकाश किरणें पृथ्वी के अंदर तो प्रवेश कर जाती हैं, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन याद रखेंगे वाहनों से निकलने वाली जो गैसें हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसें, जिसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं, जो गैसें उत्तरदायी हैं, वह गैसें जो प्रकाश की गर्माहट या गर्म जो तापमान अंदर पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन जो ये गैसें होती हैं ना, जो वाहनों से निकलने वाली गैसें, जैसे CO हो गया, जो आपका मेथेन हो गया, CFC हो गया, ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये जो होती हैं इस कक्षा से बाहर या फिर पुनः इस तापमान को जाने नहीं देती हैं और यही जो होती है विश्व उष्मायन के लिए उत्तरदायी होती है, वाहनों से निकलने वाली गैसें होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यूपी टेट 2011 में प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर की बात करेंगे। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो किस चीज़ का अवशोषण करते हैं, यही आपको बताना है। याद रखेंगे, जो आपका सेकंड नंबर है कि जो पेड़ पौधे होते हैं यह प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं या हरे पेड़ पौधे, ये भी याद रखेंगे, यूपी टेट का यह बहुत चुनिंदा प्रश्न है कि यह प्रश्न बन चुका है कि किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पेड़ पौधे में नहीं होती है। याद रखेंगे, आयोग ने हमको बता दिया कि भैया आप पेड़ पौधे मत याद रखो, आप हरे पेड़ पौधे याद रखो। हरे पेड़ पौधों में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पेड़ पौधों में, जो अपना भोजन बनाते हैं किसके माध्यम से? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। और आपको बता दूं कि यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं यह कहाँ से, अपने वायुमंडल से कौन सी गैस का यह अवशोषण करते हैं? तो CO2 का करते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। और यही पूछा है कि प्रदूषण को घटाते हैं पेड़ पौधे और वे किस चीज़ का अवशोषण कर लेते हैं, आप बता दीजिए। तो यह किसका अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यह क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन सी गैस छोड़ते हैं कोई पूछेगा तो यह रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप O2 को निकालते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको मैं बहुत चीज़ें बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बता दूं। यहीं पे देखिएगा, जो ये प्रदूषक, यहाँ पे प्रदूषण संबंधित एक चीज़ है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रदूषक किसे कहते हैं? तो जो प्रदूषण को फैलाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। कोई पूछे प्रदूषक किसे कहते हैं, या प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रदूषक किसे कहते हैं? तो जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं भैया, उनको क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं। ये भी याद रखेंगे। आपको मैंने पहला प्रश्न जैसा आप लोगों ने देखा, उसमें देखिए कि जो आपके वाहन होते हैं
उनसे एक बहुत विषैली एक गैस होती है जो आपके वायुमंडल में बहुत जो आप लोग देखेंगे बहुत हानि पहुंचाती है, अपने वायुमंडल को प्रदूषित करती है, जिसको CO बोलते हैं। इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और यह जो होती है ना वाहनों के साइलेंसर से निकलती है। ये भी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ मैं बता दूं, CO से याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है ना, यह मनुष्य जब इसको सूंघता है नाक के माध्यम से, जब अपने शरीर में इसका प्रवेश कराता है, तो याद रखेंगे जो CO होती है ना, यह मानव रुधिर में हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन में मिलकर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से दूर कर देता है, और इसके कारण यह हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वह शरीर में इसका परिसंचरण नहीं हो पाता है, और दम घोटू जैसी बीमारियां व्यक्ति को हो जाती है। ये भी आप याद रखेंगे। और जो CO होती है ना, यह वाहन से निकलती है, और यह तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, या इसके कारण आँख से पानी निकलने लगता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, आँख से पानी निकलने लगता है, याद रखेंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी बसें हैं ना, वहाँ पे CO सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब चलिए मैं आपको यहीं पे बता दूं, अगर ये चीज़ें बनी हैं तो मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे। प्रश्न ये भी बन सकता है कि वन में अगर आग लग जाए, याद रखेंगे वन अग्नि में कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, वन में जब आग लगती है तो CO और CO2 दोनों गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखेंगे कहीं ज्वालामुखी उद्गीर्ण हो जाए, याद रखेंगे कहीं ज्वालामुखी आप लोगों का याद रखेंगे ज्वालामुखी विकसित हो जाए, कहीं निकलने लगे, तो वहाँ पे जो गैसें होती हैं SO2 जिसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और इसके बाद आपका H2S जिसको हाइड्रोजन डाई सल्फाइड गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसको बोलते हैं, याद रखेंगे यह गैस निकलती है। आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जैविक पदार्थ के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है। जैविक पदार्थ का मतलब याद रखेंगे, जैसे जैविक पदार्थ जिसमें जीवन पाया जाता हो, जैसे मान लीजिए मनुष्य हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गया, चाहे कोई भी सड़े रहो, याद रखेंगे हरे पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, जब ये सड़ती हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और क्या निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ये भी याद रखेंगे कौन कौन चीज़ निकलता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका निकलता है, और इसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये चीज़ों को आप लोग याद रखते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे ले चलेंगे, आपको बताएंगे यहाँ पे कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन है। यही आपको बताना है दोस्तों कि आप अगर देखेंगे तो आपके वातावरण में सबसे अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस कौन होती है। तो सल्फर का सबसे जो हानिकारक रूप होता है ना, क्या होता है आपको बता देंगे दोस्तों, SO2 होता है। यह हानिकारक गैस होता है, इससे अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, याद रखेंगे। आपको यह भी प्रश्न बन सकता है कि आगरा का ताजमहल, याद रखेंगे कहाँ पे ताजमहल है, तो आगरा में है। आगरा का ताजमहल किससे प्रभावित है, तो याद रखेंगे आगरा का जो ताजमहल है ना, वह SO2 गैस से प्रभावित है। किससे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से प्रभावित है। याद रखेंगे जो आगरा का ताजमहल और भी किससे प्रभावित हो रहा है, तो याद रखेंगे आगरा के ही पास में आपका मथुरा है, और मथुरा में एक तेल शोधनशाला है, वहाँ पे तेल का शोधन किया जाता है, और उससे निकलने वाली जो तेल शोधनशाला से कौन सी गैस निकलती है, तो SO2 निकलती है। और इससे जो आपका ताजमहल का रंग जो है ना, दिन प्रतिदिन धूमिल हो रहा है, और इसका रंग क्या हो रहा है दोस्तों, दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है। इसको आप याद रखेंगे। तो वातावरण में सबसे अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस होती है, तो SO2 होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक ना, यहीं पे आपको बता दूं, प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो O2 होती है इसे क्या बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। इसको प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, प्राणदायिनी या इसी को बोलते हैं जीवनदायिनी, दोनों गैसों के नाम से इसको जानते हैं। प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं। किसको दोस्तों, तो O2 को। आपको ये भी बता दें, जो O2 होता है ना, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, और यह किसी भी वस्तु को जलने में मदद करता है। ये भी याद रखेंगे। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई वस्तु जलेगी नहीं, ये भी याद रखेंगे। और आपको एक बात मैं यहीं लगे हाथ बताते चलूँ कि याद रखेंगे, कहीं भी आग लग जाती है तो आग को बुझाने वाला यंत्र जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बताइए दोस्तों, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। और जो अग्निशामक यंत्र होता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, आपको बता दें CO2 का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो CO2 का गैस का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। याद रखेंगे, सारे प्रश्न आपके भी 2011 में ही पूछे हैं। आपको बता दें, बहुत ऐसे प्रश्न है कि जो EVS में पर्यावरण अध्ययन में प्रदूषण से बन रहे हैं। ठीक ना, तो प्रदूषण का जो चैप्टर है ना, इसको आप पूरी आसानी तरीके से पढ़ जाइए। मैं आशा नहीं, पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरा आज की वीडियो में लगभग आपका 45 प्रश्न होगा, 45-50 प्रश्न, और पूरा प्रश्न आप क्लियर कर लेंगे तो याद रखना, आप किसी साल का पेपर उठा कर देख लेना, आपका सारा प्रश्न उससे रिलेटिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपके अंदर एक प्रकार का
मन में आपके आने लगेगा कि मैंने कुछ प्रदूषण से चीज़ें सीख ली है। ठीक है, चलिए 4 नंबर आप क्वेश्चन को बात देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जाता है। याद रखेंगे वायु प्रदूषण को किसके माध्यम से कम किया जाता है, ये भी 2011 में प्रश्न बना है कि वृक्षों द्वारा आप करेंगे वायु प्रदूषण को कम, कि मछलियों द्वारा करेंगे, कि जंतुओं द्वारा करेंगे, कि सूर्य प्रकाश द्वारा करेंगे। आपको पता है कि जो वायु प्रदूषण कम किया जाता है वो किसके माध्यम से करते हैं, तो वृक्ष के माध्यम से। वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्ष जो होते हैं वर्षा कराने में मदद करते हैं, ये भी याद रखेंगे। यह जो पर्यावरण का बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस पर दोस्तों, तो वृक्ष पर निर्भर करता है। जो पर्यावरण की जितनी भी घटनाएं हैं ना वृक्ष पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो वायु प्रदूषण को कम किया जाता है वृक्षों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वृक्ष से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। लगे हाथ आपको यहीं पे बता दूं, याद रखेंगे अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है दोस्तों, तो याद रखेंगे वायुमंडल की मात्रा 20.95% है। सब लोग इसको नियर अबाउट याद रखते हैं, कितना से दोस्तों, तो 21% इसको याद रखते हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, कोई पूछ दे प्रश्न बन जाए तो याद रखेंगे 21% या 20.95%। चलिए आपको बता दें ये चीज़ें हैं ना, जो करेक्ट मान आपको बता रहा हूँ। नाइट्रोजन तो कहा जाता है कि 78% है, लेकिन इसका जो आपका करेक्ट मान है ना 78.09% है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं प्रश्न ये भी बन सकता है कि अपने वायुमंडल में आर्गन कितनी परसेंट है। अगर आर्गन कोई पूछे तो 0.93% आपके वायुमंडल में कौन सी गैस है प्यारे, तो आर्गन गैस है, ये भी याद रखेंगे। और इसके बाद अगर कोई पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बना भी है कि CO2 का मात्रा अपने वायुमंडल में कितनी है, तो याद रखेंगे 0.034% क्या है दोस्तों, अपना वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, अपने वायुमंडल में मुख्य रूप से 4 गैसें होती हैं। अब इसके बाद आपका CFC हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, जो आपका क्रिप्टान हो गया, जिनान हो गया, बहुत छोटी छोटी मात्राएं पाई जाती है, पॉइंट में इसकी मात्रा पाई जाती है। लेकिन मुख्य जो आपके परीक्षा में बन सकता है, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आज तक बने हैं तो यही बने हैं। ऑक्सीजन तो 21%, नाइट्रोजन 78%, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.034%, आर्गन आपका 0.93%। वायु प्रदूषण कम किया जाता है तो वृक्षों के द्वारा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे आपको बता दूं, मछलियों द्वारा, मछली से संबंधित एक बात बता दूं, जो मछली होती है ना यह गलफड़े के माध्यम से यह क्या लेती है दोस्तों, तो याद रखेंगे मछलियां जो होती हैं गलफड़े के माध्यम से क्या लेती हैं, तो यह श्वसन की क्रिया करती हैं, सांस लेती है किसके माध्यम से, तो गलफड़े के माध्यम से, भी आप याद रखेंगे। आपको पता है ना कि जो जल होता है ना, इसका जो आप लोग सूत्र देखेंगे तो जैसे आप लोगों का जल जो होता है H2O होता है, इसको क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। और इसमें जल में किसकी मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आपको पता है शुद्ध जल की पहचान किससे करते हैं, तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को नाप लीजिएगा और उसी से हम क्या करेंगे दोस्तों, शुद्ध जल की पहचान करेंगे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। शुद्ध जल की पहचान कैसे करते हैं, तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से करते हैं। और यही जो होता है ना यूपी टेट में बना भी, अभी बताऊंगा आपको, BOD, ठीक ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म होता है, अभी बताऊंगा, इसको ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे बार बार मेरा एक ही विनम्र निवेदन रहता है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक करिए। मैं आपको पहले ही दिन वीडियो में बता दिया कि आपका ऐसी वीडियो में लेकर आऊंगा ना कि याद रखेंगे ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने से एग्जाम टाइम में नहीं गुजरेगा जिसको मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपका मैं उसका कवर न करा दूं। तो इसलिए आप पूरा विश्वास करके पूरी वीडियो देखिएगा और हर रोज की वीडियो देखिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर क्या कह रहा है कि CNG संक्षिप्त रूप है, आपको बता दें, याद रखिएगा। CNG जो है ना दोस्तों, यह गैसी फार्म में पाई जाती है। कौन सी फार्म में, गैसी फार्म में। और यह जो होता है ना ईंधन होता है या फ्यूल होता है, किसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है या औद्योगिकों में किया जाता है। ठीक ना, याद रखेंगे। तो CNG का संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे इसका प्रयोग वाहनों में या औद्योगिक में ईंधन के रूप में करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसको हम लोग हिंदी में याद रखते हैं संपीड़ित याद रखेंगे इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी नाम भी याद रखेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, या इसका इंग्लिश नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका प्रयोग हम वाहनों में करते हैं ईंधन के रूप में, इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में आपका सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं। याद रखेंगे सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं। मैं आपको अभी बता दूं, आज आप सीख जाओगे कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे आपका जंगल हो गया, आपका घास का मैदान हो गया, आपका कोई रेगिस्तान हो गया, आपका झील हो गया, आपका नदी हो गया, आपका पहाड़ हो गया, आपका समुद्र हो गया, आपके जितने सजीव वस्तुएं हो गई, जो आपकी निर्जीव वस्तुएं हो गई, जो एक परितंत्र का निर्माण कर रही हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसी को बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। याद रखेंगे इसी को बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव और निर्जीव दोनों आपके श्रृंखला के रूप आते हैं। आपको बताना है कि वायु पारिस्थितिकी तंत्र है, कि आपका तालाब है, कि आपका जल है, कि आपका मृदा है। यह प्रश्न याद रखेंगे, यह बना जो प्रश्न 2011 में है, लेकिन इस प्रश्न में कुछ छूटा है दोस्तों। यह प्रश्न में यही छूटा है, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य उदाहरण क्या है या प्रमुख उदाहरण क्या है। यहाँ पे प्रमुख शब्द है, होने के लिए तो सभी हो जाएंगे, लेकिन प्रमुख का बात क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे प्रमुख जो उदाहरण है दोस्तों वह तालाब होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। निम्न में से विश्व उष्मायन का कारण है, यह प्रश्न आपका दोबारा रिपीट हो रहा है, 2011 का ही ये प्रश्न है लग रहा है दोस्तों। तो याद रखेंगे विश्व उष्मायन का कारण मैंने अभी पहली वीडियो में बताया, वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कौन सा इसमें से है क्या दोस्तों वायु प्रदूषण का उदाहरण, ठीक ना। अब देखो धुआं और कुएसा, याद रखेंगे धुआं में भी आपका वायु प्रदूषण होता है, कुएसा या कुहरा होता है तो वहाँ भी वायु प्रदूषण होता है, याद रखेंगे ये भी वायु प्रदूषण का उदाहरण है। अब देखो वाहन से निकलने वाली गैस, मैंने बताया वहाँ से सबसे विषैली गैस निकलती है CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं। और याद रखेंगे वायुमंडल इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। और सबसे ज़्यादा मैं यहीं पर बता दूँ, ये पॉइंट याद रखिएगा, 76% आपका वायुमंडल में अगर CO जो निकलती है ना, तो इसका 100% अगर मान लीजिए CO निकल रही है तो इसका 76% जो है ना वह वाहनों से निकल रही है। कौन सी दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये बात को याद रखेंगे। तो इससे भी आपका प्रदूषण फैल रहा है। जलती हुई लकड़ी, याद रखेंगे लकड़ी जलेगी वहां से धुआं निकलेगा, उससे भी निकलेगा। चारकोल से निकलने वाली गैस, उससे भी निकलेगा। चारकोल से SO2 निकलता है, ये भी याद रखेंगे। तो सब जगह आपका क्या निकल रहा है दोस्तों, प्रदूषण निकल रहा है। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर आपको पता है। अब आप इसको भ्रमित नहीं होंगे, ये भी 2011 में बना प्रश्न है। सब में क्या निकल रहा है दोस्तों, तो प्रदूषण निकल रहा है जो अपने वायुमंडल को हानि पहुंचा रहा है, ठीक ना। ये बात को याद रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, क्या रोकता है, याद रखेंगे। चलिए ये भी दोस्तों जितना प्रश्न मैंने अभी तक 9 प्रश्न बताए ना, 9 प्रश्न अब तक 2011 के पेपर से ही बन गया था। प्रदूषण में याद रखेंगे केवल प्रदूषण एक ऐसा चैप्टर है ना पर्यावरण अध्ययन का, इससे केवल आप इससे याद रखेंगे दोस्तों। मैंने पूरे प्रश्न की श्रृंखला का एनालिसिस किया, उसमें मुझे मिला है कि 10 ऐसे प्रश्न बन रहे हैं ना 30 में से, जो आपके प्रदूषण से रिलेटिव बन रहे हैं। तो इसलिए प्रदूषण वाले चैप्टर को इतना बढ़िया से पढ़ जाओ ना कि काम ही खत्म हो जाए प्रदूषण का। अब देखो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्रयोग रोकता है, क्या रोकता है, याद रखेंगे कागज के थैले को रोका जाता है प्रदूषण को कम करने के लिए, कि प्लास्टिक के थैले, कि नायलॉन के थैले, कि आपका चमड़े के थैले। आपको बता दूं प्लास्टिक एक ऐसा आपका प्लास्टिक पॉलीथीन एक ऐसा उपयोग है दोस्तों, याद रखेंगे पॉलीथीन एक ऐसी, यह कभी गलता नहीं है जलने पर, याद रखेंगे गलता नहीं है। अगर जलाएंगे तो इससे भी आपका CO2 निकलेगा, आपका SO2 निकलेगा, इससे आपका CO निकलेगा जो आपका वायुमंडल को प्रदूषित करेगा। तो याद रखेंगे भारत सरकार या अन्य सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया कि अब अपने देशों में या अन्य देशों में प्लास्टिक के थैलों पर रोक लगाई जाए। और यह किसके रोक के लिए लगाया गया था दोस्तों, तो प्लास्टिक के थैलों के लिए। आप देखे होंगे कभी समय ऐसा भी हुआ था कि आपके गांव या दुकान में, गांव या घरों या नगरों में या ग्रामीणों में जो दुकानें हैं या शहरों में जो दुकानें हैं वह प्लास्टिक के थैलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और जुर्माना भी लगा दिया गया था, जो इस समय लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इस पर रोक लगाया गया है, यह नियम बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर की बात करेंगे। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है। चलिए आपको बता दूं दोस्तों, अभी बताया था कि जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में 20.95% या कितना परसेंट, 21% पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी या प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। ऑक्सीजन जो होता है यह आग को जलने में सहायक होती है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे
करते हैं, याद रखेंगे नदी में बहता क्या है दोस्तों, जल बहता है। और हम जल की या नदी की प्रदूषण स्तर की माप कैसे करेंगे, आपको बता दूं, नदी में प्रदूषण की माप करने के लिए हमको जल की माप करना पड़ता है। उस नदी से हम क्या लेते हैं, तो उस नदी से हम लोग लेते हैं दोस्तों जल, और उस जल में हम क्या नापते हैं, तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा को नापते हैं। ये याद रखना, जब हम जल में ऑक्सीजन की मात्रा को नापेंगे तब हम उसकी माप करेंगे, और यही माप कहलाता है BOD। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या जल में ऑक्सीजन की मात्रा। जितना जल में ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में रहेगा उतना ही जल क्या रहेगा दोस्तों, शुद्ध रहेगा। शुद्ध जल का पीएच मान कोई पूछे तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और वर्षा का जल जो होता है वह शुद्ध जल कहलाता है। ये भी आप याद रखेंगे, और ये प्रश्न आपका बन सकता है, ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल ही याद रखेंगे, आप लोग देखेंगे पृथ्वी पर एक ऐसा पदार्थ है, इसको पदार्थ बोलेंगे, ऐसा पदार्थ जल है जो तीनों रूपों में पाया जाता है। आपको पता है, ठोस मतलब सॉलिड में मिल जाएगा, लिक्विड मतलब द्रव में मिल जाएगा, गैसी मतलब जी में मिल जाएगा। जो ये आपका ठोस का मतलब देख लो, अभी आप बर्फ के रूप में अब जल को पा सकते हो। आप जल केवल बह रहा है, जिसको आप पीने में पेय जल योग्य में इसको प्रयोग कर रहे हो, ये अभी ये वाष्प रूप में मिल जाएगा। तो जल आपका तीनों रूप में मिल सकता है। ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चीज आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीजों को आप कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है भैया 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, आप बताइएगा। आप बताएंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग याद रखेंगे यूपी टेट के इस प्रावधान में, ये 2013 में प्रश्न बना। आपको बता दें दोस्तों, पूरा यूपी टेट आप लोग देख लीजिएगा, लगभग 10 बार पूछा है, केवल प्रश्न को घुमा दिया। क्या क्या घुमा दिया, पूछ देगा कि कौन इसमें से नहीं है, कौन है या कितनी है ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, ये याद रखेंगे। और ग्रीन हाउस गैसें कितनी होती हैं, तो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें कितनी होती है दोस्तों, 4 होती हैं। कितनी होती है, 4 होती हैं। पहला आप याद रखेंगे CO2 होता है, इसके बाद आप लोग याद रखेंगे आपका CFC होता है, ये भी याद रखेंगे। और फिर पुनः आप देखेंगे CH4 होता है, और इसके बाद आपका N2O होता है, नाइट्रोस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इसको मेथेन बोलते हैं, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, याद रखेंगे। आपको बता दूं, एक ही जगह पे सारा आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, ठीक ना। ग्रीन हाउस गैस में कितनी गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैस में 4 गैसें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, ये भी याद रखेंगे। और जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, प्रश्न ये भी बना है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस की मात्रा होती है, तो CO2 होता है। केवल यही प्रश्न बना एक साल में, अभी आपको अगर बना है तो मिल जाएगा, याद रखेंगे। अगर प्रश्न बना है तो मैंने सारे हर साल के प्रश्नों को एनालिसिस करके एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने पेश किया है। आपको यही बता दूं कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा जो मात्रा होता है CO2 को होता है। कितना होता है, तो याद रखेंगे 55% होती है। कितनी होती है, 55%। अगर आप ये भी ध्यान देना चाह रहे हैं, CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं 24% होता है, मेथेन आपका जो होता है 15% होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, याद रखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, या जो होता है आपका 6% होता है, यह इसका क्रम होता है। तो कौन से ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, याद रखेंगे आपका इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो याद रखेंगे इसमें आपका मेथेन हो जाएगा। आर्गन होता नहीं, ऑक्सीजन होता नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड होता नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है, ये भी याद रखेंगे, पर्यावरण से संबंधित है। और प्रदूषण को कम करने के लिए आपका पेड़ पौधा यूज में लाया जाता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को पूछ लिया, और यूपी टेट 2013 का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अब देखो, चिपको आंदोलन के जो आपके इसके जिसको बोलते हैं कि इसके प्रथम किसके माध्यम से चलाया गया था, ऐसे आप लोग देखेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा कौन है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने चलाया था चिपको आंदोलन, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाए थे, याद रखेंगे। और चिपको आंदोलन कहां से चला, तो यह उत्तराखंड से चला, और उत्तराखंड का एक जिला है जिस जिला का नाम है चमोली, याद रखेंगे। चमोली जिला जो है ना दोस्तों, उत्तराखंड का चमोली जिला प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था हरे पेड़ पौधों को काटने से बचाना, याद रखेंगे, पेड़ों को काटने से बचाना, याद रखेंगे, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन।
वहाँ की जनजाति जो थी ना, वह जब जब जो ठेकेदार थे पेड़ों को काट रहे थे ना, तो वहाँ की जनजाति उस पेड़ों से चिपक जाती थी और उनका एक ही स्लोगन था कि पेड़ से पहले मुझे काटिए। यही था चिपको आंदोलन। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ। सुंदर लाल बहुगुणा इसके क्या थे दोस्तों? प्रणेता हैं या इसके उद्घाटनकर्ता हैं या इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। जो इससे आप लोगों को देखना है, इसको याद करते रहिए। चलिए आगे ले चलते हैं। सीएनजी ईंधन, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? अभी आपको मैंने बता दिया, 2013 में भी प्रश्न बना। सीएनजी जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, और इसका प्रयोग वाहनों में करते हैं, कि उद्योगों में करते हैं, कि खाना बनाने में करते हैं, कि वाहन एवं उद्योग दोनों में करते हैं। याद रखेंगे वाहन एवं उद्योग दोनों में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान देना होगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं, याद रखेंगे जो आपका खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एलपीजी का प्रयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? याद रखेंगे यूपी टेट 2013 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि पर्यावरण जागरूकता आप किसके माध्यम से फैला सकते हैं? तो व्याख्यान करके, आप लेक्चर देके, कि क्षेत्रीय भ्रमण करके, कि समूह वार्तालाप करके, कि आप अध्ययन करके। आपको बता दें पर्यावरण जागरूकता ही नहीं दोस्तों, याद रखेंगे कुछ भी किसी भी चीज़ की जागरूकता फैलानी है, लोगों के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में बताना है, लोगों को जागरूक करना है, तो आप क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे और उससे लाभ और हानियां लोगों को बताएंगे। तो यह जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? 2013 में प्रश्न बना है। लिक्विड पाइप पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, यही होता है एलपीजी। और जो गैसीफार्म में इसका प्रयोग किया जाता है, घरों में, रसोइयों में ये इसका प्रयोग किया जाता है। रसोई बनाने में, घरों में जो भोजन बनाने का काम किया जाता है, उसी में इसका प्रयोग हम करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें जो एलपीजी होती है, ये भी प्रश्न बन सकता है किसका मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। ये भी याद रखेंगे किसका है दोस्तों? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। इसका प्रयोग घरों में, रसोइयों में किया जाता है। और एक बात मैं और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। जो एलपीजी गैस होती है, इसका रिसाव का पता लगाने के लिए एक रसायन इसमें मिलाया जाता है, एक गैस मिलाई जाती है जो तीक्ष्ण गैस होती है। और जब इसका रिसाव होता है तो हम और आप रसोई वाले घर में पता लगा लेते हैं, और उसका नाम है एथिल मरकैप्टन, C2H5SH इसका पूरा नाम होता है, एथिल मरकैप्टन, जो कि एलपीजी के रिसाव में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। इसलिए मिक्स कर दिया जाता है कि इसका जब रिसाव हो तो हमें और आपको पता लग जाए और आग न लगे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसको याद रखेंगे, जहाँ जो भी रसोइया होती है ना, इसका जो आग लगता है ना, इसकी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, जिसमें CO2 पड़ा होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक ना। आपको पता है ना कि जब कहीं भी इससे आग लगे ना, तो इसके आग को, जैसे आप लोग मान लीजिए, मैं अभी आपको बता दूं, आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे विद्युत से घरों में आग लगे तो क्या करते हैं? सबसे पहले घर की विद्युत की सप्लाई को काटते हैं। उसी तरह यहाँ पे आग लगे ना, तो सबसे पहले हम रेगुलेटर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं होता है तो ऑक्सीजन का जो प्रभाव होता है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग देखे भी होंगे कैसे हम इसकी कमी को करते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रवाह को कौन रोकता है? तो ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकेगा CO2 गैस से। याद रखेंगे, जहाँ कहीं CO2 गैस जाएगी वहाँ से ऑक्सीजन दूर हटेगा। याद रखेंगे, इसीलिए इसका प्रयोग हम आग को बुझाने के लिए करते हैं, एलपीजी गैस के लगी हुई आग को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? आपको पता है कि बर्फ जो होता है जल का बना होता है, और जल तीनों रूप में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस में। और याद रखेंगे शुष्क बर्फ जो जिसका रूप होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। शुष्क बर्फ किसका रूप है, किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसको आप लोग याद रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है? आपको बता दें SO2 है, कि आपका H2S है, कि आपका HCl है, कि आपका N2 है। अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा जो अपना उत्तरदायी होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है। SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा से ताजमहल का रंग धूमिल हो रहा है। अम्लीय वर्षा जो होती है ना, आपको बता दें अम्लीय वर्षा जो होती है ना, इसका pH मान 4.2 से नीचे होता है। याद रखेंगे, कहीं कहीं 5.2 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। याद रखेंगे
अम्लीय वर्षा वह वर्षा कहलाती है ना जिसका जो 4.2 से नीचे होता है, और अम्लीय वर्षा जो होती है ना वो त्वचा पर पड़ती है ना तो त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां लाती है, या त्वचा में जो कैंसर स्किन की समस्या आती है, जो त्वचा होता है ना वह प्रभावित होती है। ये बातों को आप लोग याद रखेंगे। यह जो होता है अम्लीय वर्षा होती है, इस बात को याद रखेंगे। आपको मैं एक बात यहीं पे बता दूं दोस्तों, एक बहुत लॉजिक की बात है, बहुत अच्छी बात है, आप शायद सुने हो इस बात को, याद रखेंगे। जो आपका वायुमंडल है ना, वायुमंडल पर सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रदूषण फैलाता है, आपसे अगर कोई पूछे कि वायुमंडल पर सबसे ज़्यादा कोई प्रदूषण फैलाता है, तो वायुमंडल पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है मानव। कोई गैस नहीं फैलाती सबसे ज़्यादा, कोई व्यक्ति नहीं, मतलब कोई अनेक लोगों को आप मत याद रखो ना, मनुष्य ही है ना दोस्तों। याद रखेंगे वो तमाम प्रकार के रिएक्शन कराता, फैक्ट्री कराता, मानव निर्मित वस्तुएं बनाता, और इसी कारण जो होता है अपना क्या है दोस्तों, वायुमंडल है वह गैसों से प्रभावित होता है। तो वायुमंडल का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है दोस्तों तो मनुष्य है। मनुष्य ही सबसे ज्यादा फैलाता है। यूपी टेट 2014 में प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको तो मैंने बता दिया 4 ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। कौन कौन होती है दोस्तों? मेथेन भी होता है, N2O भी होता है, CO2 भी होता है, और आपका CFC भी होता है। लेकिन कौन नहीं होता? CO नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। यह आपकी गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और आपको पता है वाहन के साइलेंसर से गैसें निकलती है, इसको याद रखेंगे। यह काफ़ी विषैली गैस होती है। आगे देखते हैं, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? चलिए ये भी प्रश्न बना है 2014 में। आपको पता है कि वायुमंडल में 99% कौन सी गैस पाई जाती है? 2 गैसें मिलकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन आपका 21%, नाइट्रोजन आपका 78%, दोनों मिलकर कितनी हो जाती है? 99% हो जाती है। और ये कौन सी 2 गैसें हैं? ऑक्सीजन है और आपका एक है दोस्तों नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आपको मैं एक बात और बता दूं, याद रखेंगे। प्रश्न ये भी बना है कि जो खाद्यान्न वाली जो जैसे कि जो खाने वाले जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जिस पैकेट में भरते हैं, उस पैकेट में देखते हैं ना, जैसे आप कुरकुरा देखते हैं, कुरकुरा थोड़ा सा रहता है, उसमें हवा भर दी जाती है। वो हवा किस चीज़ की होती है? तो उसमें क्या भरा जाता है? याद रखेंगे, उसमें भरा जाता है नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है ना वह जल्दी रिएक्शन नहीं करने देती है। ये बात याद रखेंगे, ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। और यही होता है, आप लोग सुने होंगे जो गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर क्या करते हैं? समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं, वो समुद्र में जाकर खोज करते हैं, समुद्र में डूब के तमाम चीज़ों का पता लगाते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं वह ऑक्सीजन लेकर तो अपने नाक पर जो टंकी बांध कर लेकर जाते हैं, जिसकी पाइप उनके नाकों पर लगी होती है, उसमें ऑक्सीजन मिला होता है। लेकिन उसमें कौन सा मिश्रण मिला होता है? तो कहीं कहीं नाइट्रोजन भी लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं कहीं हीलियम गैस भी मिल जाती है। क्योंकि यह अक्रिय गैस होती है, जल्दी यह क्या करने नहीं देती है दोस्तों, आपको बता दें, जल्दी यह आपका रिएक्शन नहीं करने देती है। और रिएक्शन न हो इस कारण आपका ऑक्सीजन जमे ना, इसलिए जो भी गोताखोर है उसको प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, इसलिए इस चीज़ों का वह क्या करते हैं? मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? 2014 में प्रश्न बना है कि जो पर्यावरणीय अध्ययन है इसमें आपका भ्रमण मतलब घूमना, भ्रमण का मतलब क्या होता है दोस्तों? घूमना का मूल उद्देश्य क्या होता है? कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना होता है, कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है, कि समाजीकरण को बढ़ावा देना होता है, कि टीम भावना को विकसित करना होता है? ये आप बताएंगे दोस्तों। तो जो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण होता है, याद रखेंगे, जो टीचर होते हैं शैक्षणिक भ्रमण कराते हैं। जैसे उनका मतलब है ताजमहल को पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल दिखा देंगे, आगरा का लाल किला पढ़ा रहे हैं तो आगरा का लाल किला दिखा देंगे। तो उनका इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आप लोग इसका मतलब देखेंगे, मतलब अपने माइंड से सोचेंगे, तो जो कोई भी शिक्षक होता है, कोई भी चीज़ों को पढ़ाता है, तो अगर उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा है ना, तो याद रखेंगे प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराना। और भ्रमण कराने का मतलब यही होता है ना कि बच्चे को आप प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने उसको दिखाएं, याद रखेंगे। और प्रत्यक्ष रूप से जब बच्चा देखता है तो उसको चीज़ों को बहुत आसानी से सीखता है। और उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्रों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। जो चीज़ें बच्चे देख देख के सीख लेते हैं ना, उसको काल्पनिक रूप से नहीं सीख पाते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत वीडियो बनाने में, शूट करने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको समय मेरा स्पेंड करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब आपके पास एक बढ़िया सा वीडियो आता है जिससे आपका आगामी एग्जाम काफ़ी मदद मिल जाता है उसको बीट करने में, पास करने में। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्रोमिस करता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा जिसको मैं आपके सामने न लाऊं। उस
प्रश्न के बारीकियों तक मैं न जाऊं और उसका एनालिसिस आपके सामने न बताऊं, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि एक चैनल है जो आपका यूपी टेट फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बिल्कुल पास कराने की प्रॉमिस करता है और पास करेंगे भी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर की बात देखेंगे, गैसीय अपशिष्ट क्या है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे गैसीय अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे गैसीय अपशिष्ट का मतलब आप लोग याद रखेंगे कि जो अपशिष्ट जिससे आप लोगों को याद रखेंगे जलने के बाद गैस निकलती हो, क्या निकलती हो, गैस निकलती हो। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके जलने से गैसीय अपशिष्ट निकलता हो, गैस निकलती हो जो प्रदूषित गैसें हो, जो वायुमंडल को दूषित करे, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे सब्जी व फलों के छिलके गैसीय अपशिष्ट हैं, कि आपका घरों की नालियों का गंदा पानी गैसीय अपशिष्ट है, कि खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा गैसीय अपशिष्ट है, कि लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं जो है दोस्तों वह गैसीय अपशिष्ट है। याद रखेंगे कौन, आप लोग बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन गैसीय रूप में है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आप बताइए, यहाँ पे ये गैसीय अपशिष्ट कहीं लिखा गैस रूप लिखा नहीं लिखा, यहाँ पे कहीं गैस रूप लिखा नहीं लिखा, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं लिखा। आप ये मत कहिएगा कि घरों के नालियों से जो गंदा पानी होता है उससे गैस निकलता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। उसके बाद हम तब देखेंगे जब पूछेगा, तब देखेंगे जब हमको ऑप्शन नंबर डी नहीं मिलेगा कि जो धुआं होता है लकड़ी और कोयला के जलने से धुआं निकलता है, और यही क्या है दोस्तों, गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है। यूपी टेट 2016 में भैया प्रश्न पूछ लिया। याद रखेंगे आप लोगों को मैंने बताया सीएनजी को कितना बार पूछ रहा है, बस प्रश्न को घुमा दे रहा है। पर्यावरण स्नेही, पर्यावरण स्नेही मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाला दोस्तों। याद रखेंगे डीजल जो होता है पर्यावरण को यह नुकसान पहुंचाता है। जितने भी वाहन है उसमें अगर डीजल पड़ता है तो उससे प्रदूषण निकलता है, गैसें जो उससे धुआं निकलता है उससे वायुमंडल प्रदूषित होता है, तो होगा नहीं। पेट्रोल से सेम कंडीशन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, याद रखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है इसका भी आप लोग एलपीजी जिसे बोलते हैं, यह जो होता है इसका हम प्रयोग नहीं करते दोस्तों। याद रखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है ना, इसको हम पर्यावरण से नहीं मानते हैं, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वाहनी ईंधनों में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। मैंने बता दिया है, अभी बता दिया। 2016 में देखो भैया कितना प्रश्न है कि रिपीट हो रहा है। आप भी समझ लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर को पढ़ लेंगे ना, तो याद रखेंगे पर्यावरण का ही नहीं किसी भी पेपर को हल करने चाहिए यूपी टेट में। लगभग 5 प्रश्न तो आपके प्रीवियस ईयर से ही उठा ले रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ए भी है, नाइट्रस ऑक्साइड ए भी है, मेथेन ए भी है, सीएफसी भी होता है, लेकिन आपका हीलियम नहीं होता है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जो होती है ना, ये सबसे हल्की गैस बोली जाती है, भी आप याद रखेंगे। यह जो होती है सबसे हल्की गैस कहलाती है, हीलियम गैस नहीं है क्या दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के श्रेणी में। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 नंबर की बात करेंगे, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग कि ध्वनि जो होती है ना, याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। आपको पता है ध्वनि की जो मापन की इकाई है वो आपका क्या है दोस्तों, डेसिबल है। इसमें ध्वनि का मापन किया जाता है डीबी में, आप याद रखेंगे इसको याद रखेंगे। जो ध्वनियाँ होती है ना, इसी को डेसिबल के माध्यम से ही कई प्रकार में बांट दी जाती है। एक होती है श्रव्य ध्वनि, ऊपर याद रखेंगे अपश्रव्य ध्वनि, और एक होती है आपकी पराश्रव्य ध्वनि। यह ध्वनियों को 3 रूप में बांट दिया जाता है। तो जो ध्वनि मनुष्य सुन लेता है उसको हम श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, याद रखेंगे इसका जब तरंगदैर्घ्य की बात आप याद रखेंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य 20 से 20,000 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है दोस्तों, 20 से 20,000 एंगस्ट्रॉन होता है, ये आप याद रखेंगे। इसका तरंगदैर्घ्य होता है। और याद रखेंगे जो आपका प्रश्रव्य ध्वनियाँ होते हैं ना, उसका जो आवृत्ति होता है ना, याद रखेंगे डेसिबल में याद रखेंगे, इसका एंगस्ट्रॉन में मत याद रखिए। जो श्रव्य ध्वनियाँ होती है 20 से 20,000 डेसिबल इसकी आवृत्ति होती है, याद रखेंगे। हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है, ऐसे याद रखेंगे, हर्ट्ज होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, हर्ट्ज होता है। और प्रश्रव्य ध्वनियाँ होती है ना,
वह 20,000 से अधिक की जो, याद रखेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जो होगी ना, आवृत्ति की ध्वनि होगी ना, वह जो होगी प्राश्रव्य ध्वनि होगी। मनुष्य इसको सुनेगा तो बहरापन जैसी स्थिति आ जाएंगी। और 20 डेसिबल से नीचे की जो ध्वनि होती है ना, 20 डेसिबल से नीचे की ध्वनि होती है, इसे अपश्रव्य ध्वनियाँ बोलते हैं। और इसको याद रखेंगे, जो 20 डेसिबल से नीचे की ध्वनियाँ होती है ना, याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से डेसिबल, सॉरी याद आ जा रहा है, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनियाँ है ना, उसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मनुष्य से नहीं सुन पाता, कौन सुनता है? तो चमगादड़ या आपके जीव जंतु सुनते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि आपके वायुमंडल में ध्वनि का जो स्पीड है वो कितना है, तो 332 मीटर पर सेकंड है। ये भी याद रखेंगे, 332 मीटर पर सेकंड है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ों को आप लोग ध्यान देते रहेंगे। आपको बता दें, अगर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस, प्रश्न बन सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल का तापमान बढ़ा दे तो याद रखेंगे ध्वनि की चाल 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ये पॉइंट तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को आप बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल जो होगी ना 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को याद रखेंगे। आपको बता दें, एक चीज ये भी बन सकता है कि जो ध्वनि का आपका एक होता है पराध्वनि, याद रखेंगे जो पराश्रव्य तरंगे होती है, पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं, इनका प्रयोग जो होता है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए जो आपका फार्मूला होता है, जिस प्रवृत्ति को या जिसका नाम होता है सोनार कहते हैं, कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता हम सोनार के माध्यम से लगाते हैं। इसमें होता है ये कि पराश्रविक तरंगों को भेजते हैं और हम पता पा जाते हैं कि यह जो वस्तु है ना यहाँ पे डूबी हुई है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये चीजें होता है, ठीक है। तो चलिए इतने चीज़ों को याद रखेंगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि आयोग द्वारा ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने डेसिबल की ध्वनि प्रदूषित ध्वनि कहलाती है। तो याद रखेंगे, जब 80 डेसिबल से लेकर 90 डेसिबल की ध्वनि होगी तो उसको हम लोग प्रदूषित ध्वनि के अंतर्गत रखेंगे। ये भी आप लोग याद रखते रहेंगे, इस चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, कि आपका हाइड्रोजन, कि आपका पेट्रोल, कि आपका कोयला। आप बताइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों, जब आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा कोयला से भी आपका प्रदूषण फैलता है, पेट्रोल से भी प्रदूषण फैलता है, डीजल जो होता है इसका प्रयोग से भी प्रदूषण फैलता है। लेकिन याद रखेंगे पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न, बहुत न्यूनतम प्रदूषण कोई उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन करता है, बिल्कुल ना के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं किसको दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन बोलते हैं, किसको, H2 हाइड्रोजन गैस को। ये भी आप लोग याद रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आपको बता दें, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई और इसको बोलते हैं MIC। याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जहरीली गैस है और इसके रिसाव के कारण अपार जनधन की हानि हुई थी। लगभग कहीं 3000 लिखा है तो कहीं 1000 लिखा है, 1000 से अधिक मृत्यु लोग मारे गए थे। ये कहाँ पे हुई थी, तो मध्य प्रदेश के एमपी के, कहां पे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के कहां पे, भोपाल में हुई थी। याद रखेंगे भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। अपार जनधन की हानि हुई थी, जो फैक्ट्री का मालिक था और रातों रात भाग गया था। ये भी आप लोग इसको याद रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है। ग्रीन मफलर का संबंध मृदा प्रदूषण से है, कि ध्वनि प्रदूषण से है, कि वायु प्रदूषण से है, कि जल प्रदूषण से है। याद रखेंगे, आप लोग इसको याद रखेंगे, ग्रीन मफलर का संबंध जो है ना वह ध्वनि प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी टेट 2016 में ये भी प्रश्न बना है। सारे प्रश्न जितने लाए हैं सभी प्रश्न बने हैं। और ग्रीन मफलर को या ध्वनि प्रदूषण को कम करना किसके माध्यम से करेंगे, तो अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर। याद रखेंगे, जो हम पेड़, जो आप लोगों को पता है कि रोडों के किनारे जब हम पेड़ को लगाते हैं तो इसका मतलब यही होता है ग्रीन मफलर। याद रखेंगे, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हम रोडों के किनारे क्या लगाते हैं, लाइन में पेड़ को लगाते हैं। यह भी एक प्रकार का रूप होता है, इसको आप लोग याद रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक होती है। आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, प्रश्न ये भी बना है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, याद रखेंगे ये कहाँ से आती है, तो सूर्य की प्रकाश किरणें जो आती है ना, इसमें कुछ प्रकाश किरणें होती है जो मानव को दूषित या मानव के लिए विपरीत या बुरा प्रभाव डालती है, तो इसी को पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं, अगर मान लो अगर पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है कोई, अगर ये आ जाएंगी तो क्या करेगा, ये प्रश्न
प्रश्न बन जाए कि पराबैंगनी कीड़े अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट आए तो यह त्वचा कैंसर फैलाएंगी या स्किन कैंसर फैलाएंगी, स्क्रीन को प्रभावित करेंगी। और आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा, जो पराबैंगनी कीड़े होती है या जो इसको रोकने के लिए एक परत है, ओजोन परत, जो सूर्य की पराबैंगनी कीड़ों को रोकता है, ओजोन परत O3 से दर्शाते हैं। ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाते हैं। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसको हम किस में नापते हैं, प्रश्न ये भी बन सकता है। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम डाप्सन में मापते हैं, ये भी याद रखेंगे। आप इसको याद रखेंगे, ओजोन परत जो है ना वह कौन से मंडल का हिस्सा है, ये भी कोई पूछे तो समताप मंडल का हिस्सा है। ओजोन परत कौन से मंडल का हिस्सा है, तो समताप मंडल का हिस्सा है। और पराबैंगनी किरण की सबसे हानिकारक जो किरण होती है अल्ट्रावायलेट सी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट सी जो होती है ना यह काफी हानिकारक होती है पराबैंगनी किरणों में, इस बात को आप लोग याद रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, याद रखेंगे अजैविक घटक नहीं, यही बताना है दोस्तों, जैवमंडल का कौन सा अजैविक घटक नहीं है। मैं आपको एक स्लाइड बताऊं, यहाँ पे देखिएगा, यह मान लो दोस्तों यह आपका क्या है, यह आपका जलमंडल है। और ये देखो आपका, मैं एक और ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका वायुमंडल है। और याद रखिए मैं यहाँ पे पुनः ले रहा हूँ, यह आपका क्या है, यह आपका स्थल मंडल है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो ये पॉइंट आप लोग देख रहे हो ना, जो ये पॉइंट है ना दोस्तों, यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल वह मंडल कहा जाता है जहां पर मनुष्य को जल मिले, पृथ्वी मिले, और जहां पे पानी और पृथ्वी दोनों हो, जहां पे मनुष्य का जीवन संभव हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। और याद रखेंगे जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो याद रखेंगे अजैविक घटक नहीं है मतलब कि जैविक घटक है। याद रखेंगे जैविक घटक है तो जैविक घटक वो होगा जिसमें जीवन पाया जाएगा। आप बताइए प्रोटीन में जीवन पाया जाता, कि मृदा में पाया जाता, कि कवक में पाया जाता, कि फास्फोरस में पाया जाता। आपको पता है कि जो कवक होता है ना यह आपका जैविक घटक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका कवक हो गया, आपका जीवाणु हो गया, आपका प्रोटोजोआ हो गया, ये किसके अंतर आते हैं, तो जैविक घटक के आते हैं। इसको बोलते हैं पर्यावरण का सफाई कर्मी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसको अपघटनकर्ता बोलते हैं, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों, बताते रहिए, अपघटनकर्ता बोलते हैं। यह जो मरे जीव जंतु होते हैं इसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रकृति का सफाई कर्मी बोलते हैं। ये याद रखेंगे। यह कौन से घटक है, तो जैविक घटक है। और प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस क्या है, तो वायुमंडल के अजैविक घटक हैं, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। ये बातों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन कि WWF से क्या आशय है, आपको यही बताना है। ये भी आपका प्रदूषण से संबंधित है कि WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, याद रखेंगे भारत में एक एजेंसी है जो भारत में प्रदूषण मापन का कार्य करती है, और उस एजेंसी का नाम बताना है दोस्तों। आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि आपका डी सही है। आपको बता दें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप याद रखेंगे जैसा कि आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए गलत आपका टाइप हुआ है कि आपका ऑप्शन ए आपका बी है और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सी होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होती है ना वह मुख्य रूप से प्रदूषण मापन का कार्य करती है, इस बात को याद रखेंगे। चाहे जल में प्रदूषण की माप हो, चाहे वायु में प्रदूषण की माप हो, चाहे आपका ध्वनि में प्रदूषण की माप हो, चाहे कोई भी प्रदूषण की माप हो, तो याद रखेंगे प्रदूषण मापन की माप कौन करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, याद रखेंगे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में होता है आपका, कि आपका बिहार में होता है, कि मध्य प्रदेश में, कि पश्चिम बंगाल में। आपको बता दूं आर्सेनिक जो फैक्ट्रियों का कचरा है उसको डायरेक्ट अगर नदियों में बहा दिया जा रहा है तो उससे ज़्यादा आर्सेनिक प्रभावित हो रहा है। और याद रखेंगे आर्सेनिक काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है हमारे जीवन पे, प्रदूषण पे, पर्यावरण पे। याद रखेंगे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यहीं पे मैं आपको एक बात मेरे ध्यान में और आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी का आतंकवादी किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो आतंकवादी होता है ना वह किसे
उसे बोलते हैं सफ़ेदा को बोलते हैं। किसे बोलते हैं दोस्तों? सफ़ेदा को बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। प्रश्न ए भी बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे जलकुंभी को क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का आतंक बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? तो जलकुंभी को बोलते हैं। जलकुंभी जो होती है ना, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह जली वनस्पति है, यह जल में पाया जाता है। इससे जल का पानी जो होता है गंदा होता है, मछलियाँ मरने लगती हैं और यह काफ़ी हानि पहुँचाता है। तो याद रखेंगे जलकुंभी को पश्चिम बंगाल का आतंक बोलते हैं। और याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कोई पूछे तो सफ़ेदा बोलते हैं। यह जो होता है मिट्टी को बंजर करने का काम करता है और बहुत ज़्यादा इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहते हैं। ये सब चीज़ें याद रखते रहो, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यही बताना है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी यही होती है। रसोई घर में इसका प्रयोग करते हैं। आपको ये सब चीज़ें मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ठीक ना। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? आपको मैंने बताया प्रोटेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसको आप लोग याद रखते रहिए, ठीक है। आपको बताना है यह एक अच्छा ईंधन है, ये भी बात सही है दोस्तों, एक अच्छा ईंधन है। यह इसका उच्च ऊष्मीमान होता है, ये भी बात सही है। यह नीले ज्वाला के साथ चलता है, ये भी बात सही है। यह मेथेन उत्सर्जन करता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह मेथेन उत्सर्जन नहीं करता। यही कहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यह मेथेन उत्सर्जन नहीं करता है। क्योंकि यह एक अच्छा ईंधन है, इसका ऊष्मीमान बहुत ज़्यादा होता है और यह नीले ज्वाला के साथ जलता है। और यह जो आपको पता है ना कि यह जिसका प्रदूषण बहुत कम निकलता है यहाँ से, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यह गैसीय रूप होता है, बहुत प्रदूषण इससे कम मात्रा में निकलता है, धुआं निकलता नहीं है, बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज़ को। तो मेथेन कहाँ से उत्सर्जित करेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? आपको मैंने बता दिया कि वह वर्षा का जल SO2 के कारण अम्लीय होता है। अम्लीय वर्षा का जल pH मान 4.2 से कम होता है। आपको ये पता है इससे त्वचा कैंसर होता है, इस शरीर पर पड़ेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मैंने बताया दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 55% पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें प्रभावित होती है। मैंने बताया ना, देख लीजिए ग्रीन हाउस गैसें कितनी बार बनाए, 2018 में भी पूछा है। तो ये क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद आपका CFC होता है, 24% पाया जाता है। सब चीज़ों को आप लोग याद रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं, वो क्या होती है? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसेल कैन का उपयोग, उपरोक्त सभी। आपको बता दें जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बेस्ट उदाहरण है, यूपी टेट 2018 में प्रश्न बना है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो वनों को आप नष्ट करेंगे तभी भी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा। कृषि क्रियाकलाप भी होता है, एरोसेल कैन का उपयोग भी होता है। याद रखेंगे उपरोक्त सभी जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है ना, लोगों को कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ लगाने से ज़्यादा ज़्यादा वर्षा होगी। पेड़ लगाइए जिससे आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन पे क्या है दोस्तों, निर्भर करती है। इस बातों को आप लोग याद रखना होगा। 38 नंबर की बात करेंगे। वर्ष 1984 को भोपाल गैस त्रासदी, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। किसके रिसाव के कारण हुई थी? 2018 में एक बार प्रश्न पुनः रिपीट हो रहा है। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके रिसाव के कारण हुई थी। आगे देखते हैं पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या बोलते हैं? याद रखेंगे पीने योग्य पानी बोलते हैं। याद रखेंगे जो पीने योग्य पानी होता है ना, सुरक्षित पानी को बोलते हैं पीने योग्य पानी, या इसको पेयजल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको पेयजल बोला जाता है या पीने योग्य पानी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? 2018 में प्रश्न बना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो हरे पौधे होते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को क्या करते हैं दोस्तों, निकालते हैं। आपको पता है किसे ग्रहण करते हैं, किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? आपको पता है प्रकृति का सफाई कर्मी उसे बोलते हैं। और आपको पता है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाला जो व्यक्ति जो आपका जीव होता है उसको हम लोग मृतक बच्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मृतक बच्ची बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको अपघटन कर्ता भी बोलते हैं, अपघटक कर्ता, अपघटक कर्ता भी बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। मीनमाता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। याद रखेंगे मीनमाता रोग जो होती है ना, मछली खाने से होता है, और वह मछली जिसमें, याद रखेंगे, जो मछली जल में पारा का मात्रा, पारा अर्थात Hg को पारा बोलते हैं, पारा को मरकरी बोलते हैं, जो आपको कहना है कह लीजिए। और जो मछली में पारा की मात्रा अधिकता होती है, मतलब जल में पारा की मात्रा घुली हो और उसमें मछलियां रह रही हो, अगर उसका आप सेवन करेंगे दोस्तों तो याद रखेंगे उस मछली के सेवन से आपको होगा मीनमाता रोग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखते रहेंगे, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको मैं एक चीज़ यहीं पर बता दूँ, प्रश्न ये भी बन सकता है एक बहुत ज़्यादा है कि इटाई रोग किसके अधिकता कारण होती है। तो इटाई रोग जो होता है ना, कैडमियम एक आपका तत्व है जिसका नाम है कैडमियम, ये इसके अधिकता के कारण होता है आपका इटाई रोग। ये भी आप लोग याद रखते रहेंगे। 43 नंबर देखेंगे, अम्लीय वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक से संबंधित है कि सल्फ्यूरिक से संबंधित है कि आपका एसिटिक एसिड से है कि बोरिक अम्ल से है। आप 43 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जो अम्लीय वर्षा होती है वह सल्फ्यूरिक एसिड से होती है। याद रखेंगे अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है SO2 और उत्तरदायी होता है H2SO4। दोनों को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। ये आपका यूपीटेट 2022 का प्रश्न बना हुआ है। आगे देखते हैं, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है? एक प्रश्न आपका रिपीट हुआ, पश्चिम बंगाल में। कहा दोस्तों? याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, आज की वीडियो प्रदूषण से हुई। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्यार के माध्यम से केवल आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो और मैं एक अगली वीडियो, नई वीडियो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए लेकर आऊँ। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।